आप सभी छात्र छात्राओं का आज की कक्षा में हार्दिक स्वागत है। आज की कक्षा में आपकी पाठ्यपुस्तक संचयन भाग 2 के अंतर्गत टोपी शुक्ला नामक पाठ के तृतीय भाग का अध्ययन करेंगे। इससे पहले इस पाठ के हम 2 भागों का अध्ययन कर चुके हैं, जिसके प्रथम भाग में हमने इफ़न की पृष्ठभूमि जानी तथा दूसरे में हम टोपी के पारिवारिक पृष्ठभूमि को जानने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एक दिन जो मुन्नी बाबू है वो कबाब की दुकान से एक कबाब लेकर हाथ में आ गई, जिसे देखकर उनकी माताजी को घिन आई, अर्थात वे नॉन वेजिटेरियन थे इसलिए। और फिर घर में जब शिकायत हुई तो मुन्नी बाबू ने उल्टा टोपी शुक्ला को ही फंसा दिया दादी के सामने। और अब आगे मुन्नी बाबू कहता है, तू हमें कबाब खाते देखी रही हो ना देखिए रही हो वो दिन, मुन्नी बाबू ने कहा। अब टोपी शुक्ला ने क्वेश्चन करा कि भाई तुमने हमें कभी खाते हुए देखा क्या? तो मुन्नी ने कहा कि हाँ, उस दिन नहीं देखा आपको हमने खाते हुए। तो दादी इस पर क्वेश्चन पूछते हैं कि तो तुमने उसी दिन क्यों नहीं बताया? सुभद्रा देवी ने सवाल किया मुन्नी बाबू से। ई झू आ यानी ये झूठ है दादी, टोपी ने कहा कि ये झूठ बोल रहा है दादी, ऐसा नहीं। टोपी बहुत उदास रहा, क्योंकि उसे इस बात का अंदाज़ा ही नहीं था कि इस तरीके से वही फंसेगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सच कुछ और था। तो टोपी बड़ा उदास रहा, वह अभी इतना बड़ा नहीं हुआ था कि झूठ और सच के किस्से में पड़ता, और सच्ची बात तो यह है कि वह इतना बड़ा कभी नहीं हो सका। उस दिन तो वह इतना पिट गया था कि उसका सारा बदन यानी शरीर दुख रहा था। अब हुआ क्या कि जो गलती मुन्नी बाबू ने किया, तो मुन्नी बाबू बड़े थे और उन्होंने उसी को क्या कर दिया, उस इल्ज़ाम में झूठ बोलकर दादी के सामने किसे फंसा दिया? टोपी को ही फंसा दिया। अब दादी की जो नज़र में था इफ़न की जो इमेज थी, वो हमें पता है पहले से ही कि भाई वो जो इफ़न है वो एक इस्लाम धार्मिक व्यक्ति है, तो उसके साथ उसके मतलब संबंध बने हुए हैं। तो दादी को लगा कि वास्तव में टोपी ही झूठ बोल रहा है, और इस चक्कर में टोपी की बहुत पिटाई हो गई। वह बस लगातार एक ही बात सोचता रहा कि अगर एक दिन के वास्ते यानी नाते या लिए, या एक दिन के वास्ते यानी एक दिन अगर ऐसा आए वह मुन्नी बाबू से बड़ा हो जाता तो समझ लेता, यानी वो समझा देता, और इस बात को दादी को इस बात को अच्छे से समझा देता, या खुद समझ जाता कि वास्तव में उसकी गलती नहीं थी। समझ लेता उनसे, और उनसे समझ लेता या उन्हें समझा लेता, या उनकी बुद्धि का इस्तेमाल करता। परंतु मुन्नी बाबू से बड़ा हो जाना उसके बस में तो क्या था नहीं, क्योंकि वह मुन्नी बाबू से छोटा पैदा हुआ था और उनसे छोटा ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि वो उनका छोटा भाई था, तो बड़ा होने का तो चांस है नहीं, है ना, बन नहीं सकता बड़ा। दूसरे दिन वह जब स्कूल में इफ़न से मिला तो उसने उसे सारी बातें बता दी। दोनों ज्योग्राफी यानी भूगोल शास्त्र का घंटी छोड़कर सरक गए, यानी निकल गए, यानी जिसे आप बोलते हैं ना बंक मार दिया, है ना, यानी क्लास से और छोड़कर पंचम की दुकान से इफ़न ने केले खरीदे, और वो पीरियड को छोड़कर बाहर आ गए और क्या करा, इफ़न की दुकान से केले लिए। यह बात यह थी कि टोपी फल के अलावा और किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाता था, जैसे कि हमने बताया अपने पेरेंट्स के कारण। और बड़ा दुखी होकर उस दिन, उसकी गलती नहीं थी फिर भी पिट गया, तो अपने दोस्त को अपने बारे में सब कुछ बता रहा था, और भाई घर के कारण वो उनके हाथ से कुछ और ले नहीं सकता था, बस फल का ही अलाव था, तो वही लेकर वो चल दिए। अय्यास यानी ऐसा ना हो सकता का कि हम लोग दादी बदल दें, टोपी ने कहा कि क्या ऐसा हो सकता है कि हम अपनी दादियाँ बदल दें? तोहरी यानी तुम्हारी दादी
हमारे घर आ जाए और हमरी तोहरे घर चली जाए। हमरी दादी त बोलियाँ तू ही लोगन को बोल थी, यानी हमारी जो दादी है वे आपके घर वालों जैसे ही बोली बोलती हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या करना चाहता है टोपी, दादी को बदलना चाहता है, क्योंकि इफ़न की जो दादी है वे उसी भाषा का इस्तेमाल करती हैं जो उनकी मम्मी करती हैं। ठीक है, इसलिए वो भाषा उन्हें बहुत पसंद है। उनकी दादी उन्हें कहानी सुनाती है, बड़े प्यार से समझाती है, तो इसलिए वो चाहता था कि इस तरीके से। और उनकी अपनी दादी तो हमेशा क्या हो जाता था, उन पर गुस्सा करते थे, जिसके कारण वो अपनी मम्मी से पिट जाते थे। यह नहीं हो सकता, इफ़न ने कहा, और इफ़न ने कहा कि ऐसा संभव नहीं है। अब्बू यह बात नहीं मानेंगे और मुझे कहानी कौन सुनाएगा। तुम्हारी दादी को 12 बुजुर्ग की कहानी आती है क्या? क्या तुम्हारी दादी को कहानी सुनानी आती है? 12 बुजुर्ग की कहानी आती है आपकी दादी को? ठीक है, और मेरे अब्बू ये बात नहीं मानने वाले। तुम हमें एक ठो दादियों ना दे सकते हो? टोपी ने कहा कि क्या तुम मुझे एक दादी नहीं दे सकते हो अपनी, है ना। और अपने दिल के टूटने की आवाज़ सुनी। अब उसने कहा, उसे समझ में भी आने लगा, क्योंकि उसके दोस्त ने मना कर दिया कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि पिताजी ऐसा नहीं होने देंगे और मुझे कहानी कौन सुनाएगा। तो कहता है कि तुम मुझे एक दादी नहीं दे सकते, और इस बात का उसे एहसास हो जाता है कि ये चीज़ नहीं होने वाली। तो उसे अपनी जो आवाज़ है, उसकी जो दिल की भावनाएँ हैं वो टूट जाती हैं कि वो संभव नहीं है जो उसने सोचा, है ना। जो मेरी दादी है वह मेरे अब्बू की अम्मा भी तो है, इफ़न ने कहा। देखो, जो मेरी दादी है ना वो मेरी पिताजी के मतलब माता जी हैं, तो वो जो बोलेंगे वही होना है। यह बात टोपी को समझ में आ गई, और यानी टोपी इस बात को अच्छे से समझ गए कि ये काम नहीं होने वाले। तुम्हारी दादी मेरी दादी की तरह बूढ़ी होगी? और इफ़न क्वेश्चन करता है टोपी से। टोपी कहता है हाँ। तो फिर फिक्र यानी चिंता ना करो। इफ़न ने कहा कि चिंता मत करो, मेरी दादी कहती है कि बूढ़े लोग मर जाते हैं। इफ़न की दादी कहती है कि बूढ़े लोग मर जाते हैं। हमारी दादी नाम मरी है। और टोपी कहता है कि मेरी दादी नहीं मरने वाली। मरेगी कैसे नहीं? इफ़न पूछता है मरेगी क्यों नहीं भाई, क्या मेरी दादी झूठी है? मेरी दादी ने कहा है तो सच ही होगा, मेरी दादी झूठ नहीं हो सकती, यानी तेरी दादी को मरना ही है। ठीक उसी वक्त नौकर आया और पता चला कि इफ़न की दादी मर गई। और उसी समय उनके नौकर आते हैं, क्योंकि आपको पता है कलेक्टर साहब हैं, तो उनके नौकर आते हैं वहाँ पर और बताते हैं कि उनकी दादी मर चुकी है। इफ़न चला गया और इफ़न वहाँ से चला जाता है। टोपी अकेला वहाँ रह गया। वह मुंह लटकाए हुए जिनेमिया में चला गया, यानी बाहर पार्क में या बाहर की तरफ घूमने चला गया। बूढ़ा चपड़ासी एक तरफ बैठा बीड़ी पी रहा था। वह एक कोने में बैठकर रोने लगा, और टोपी बड़ा ही उदास हो गया। और उसकी दादी के साथ उसका बहुत लगाव था। आपको पता है उसकी दादी उसे अच्छी सी कहानी सुनाती थी, समझाती थी, है ना, उसकी भाषा का प्रयोग करती, तो उसे अच्छा फील होता था। ठीक है, अच्छा महसूस हो करता था, तो इसलिए वो उससे दुख हुआ और वो इस तरीके से अलग बैठ के रोने लगा। शाम को वह इफ़न के घर आया तो वहाँ सन्नाटा यानी शांति था। घर भरा हुआ था। रोज़ जितने लोग हुआ करते थे उससे ज़्यादा ही लोग थे, परंतु एक दादी के ना होने से टोपी के लिए घर खाली सा लग रहा था। मतलब उससे वो अनुभूति हो ही नहीं रही थी। उसे लग रहा था कि घर पूरा खाली है, क्योंकि दादी वहाँ नहीं है। एक दादी थी जो उसकी बात सुन सकती थी, तो उसे पूरा घर जो है शांति और खाली सा उसे महसूस हो रहा था। जबकि उसे दादी का नाम तक मालूम नहीं था, और इतना आभास, इतनी गहरी अनुभूति, इतनी भावनाएं जो उसके अंदर की थी वो महसूस कर रहा था दादी के लिए, जबकि दादी को वो नाम तक नहीं जानता था। बस आया और दादी के साथ बैठता था, कुछ समय बिताता था। वो इतनी आत्मीयता हो गई थी कि मतलब पूरे लोग वहाँ खड़े हैं, फिर भी उसे सिर्फ दादी की बात चल रही थी, उसे कोई लोग दिख ही नहीं रहे थे। उसे लग रहा था कि घर क्या है, पूरी तरह से खाली है। यहाँ तक कि मतलब उसे दादी का नाम तक पता नहीं था, लेकिन फिर भी उनकी आत्मीयता का इतना गहरा संबंध। उसने दादी के 1000 कहने के बाद भी उनके हाथ की कोई चीज़ नहीं खाई थी। प्रेम इन बातों का पाबंद नहीं होता। इतनी बार उसकी दादी ने, यानी इफ़न की दादी ने उन्हें खाने के लिए कहा, लेकिन उसने एक बार भी नहीं खाया। लेकिन फिर भी, क्योंकि घर वालों का ऑर्डर था कि भाई नहीं खाना है, तो नहीं खाया। लेकिन
जो प्रेम था उसके प्रति, दादी के प्रति जो श्रद्धा, जो प्रेम उसके हृदय में था, उनके साथ जो लगाव था, वो इन सब बातों का कोई पाबंद नहीं कि आप देंगे खाएंगे तभी होगा, आप कुछ देंगे तभी मानेंगे, ऐसा नहीं है। वो एक आत्मा का संबंध था। टोपी और दादी में एक ऐसा ही संबंध हो चुका था। इफ़न के दादा जीवित होते तो वह इस संबंध को बिल्कुल उसी तरह ना समझ पाते जैसे टोपी के घर वाले ना समझ पाए थे। यानी वो भी पूरी तरह से मौलवी थे, तो वो भी अपने परंपराओं को आगे बढ़ाते, परंपराओं की बात करते, और वो टोपी की इस प्रेम को कभी नहीं समझ पाते जो उनकी दादी समझती थी। उनके बीच का जो लगाव था, उनका जो अपनापन था, वो बिल्कुल अलग था। दोनों अलग अलग अधूरे थे, एक ने दूसरे को पूरा कर दिया था। दोनों प्यासे थे, एक ने दूसरे की प्यास बुझा दी थी। दोनों अपने घरों में अजनबी और भरे घर में अकेले थे। दोनों ने एक दूसरे का अकेलापन मिटा दिया था। एक 72 वर्ष की यानी साल की थी और दूसरा 8 साल का। ठीक है, तो इस तरीके से उन दोनों की जो ज़रूरत थी, जो वो महसूस करते थे, वो दोनों को एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे थे। आपको पता है कि जो इफ़न की दादी हैं वो भी पूर्वी भाषा का इस्तेमाल करते थे, ठीक है, लेकिन वो उर्दू के बीच में रहते, सारे लोग उर्दू थे, तो वहाँ भी भाषा दूसरी थी। तो वो एक मायके की वही निशानी थी जो उनके जीवन से जुड़ी हुई थी। बस उस भाषा के सहारे वो अपने मायके को जी लेते थी, बाकी वहाँ का माहौल उनके लिए बिल्कुल अलग था। तो उनको भी वो मौका नहीं मिलता था कहने का उस भाषा का, क्योंकि उनके अब्बू नहीं बोलने देते थे। ठीक है, और इधर हम देखते हैं कि जो टोपी की माँ हैं वो भी पूर्वी भाषा की बोलती हैं, और ये भाषा जो है टोपी को बहुत पसंद, मतलब अच्छी लगती है। और अब घर पे तो दादी बोलने नहीं देती, सुभद्रा देवी जो हैं वो इस भाषा को यूज़ नहीं करने दे रही, तो उनको सुनना था, अच्छी लगती थी, तो एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे थे। तोरी दादी की जगह हमारी दादी मर गई होती तो ठीक भैया भैया होता। टोपी ने इफ़न को पुरसा यानी सहानुभूति दिया। इफ़न ने कोई जवाब नहीं दिया, उसे इस बात का जवाब आता ही नहीं था, क्योंकि दोनों ना समझते, छोटे थे। ठीक है, दोनों चुपचाप रोने लगे और दोनों दोस्त आपस में रो रहे थे। टोपी ने 10 अक्टूबर सन 45 को कसम खाई कि अब वह किसी ऐसे लड़की से दोस्ती नहीं करेगा जिसका बाप ऐसी नौकरी करता हो जिसमें बदली होती हो, या स्थानांतरण या फिर ट्रांसफ़र जिसमें होता है। उन्होंने कसम खा ली कि अब वो ऐसे किसी भी मित्र से दोस्ती नहीं करेंगे। 10 अक्टूबर सन 45 यानी 1945 का यूँ तो कोई महत्व नहीं है, परंतु टोपी के आत्म इतिहास यानी जीवन के इतिहास यानी उसकी कहानी जब आप पढ़ेंगे, उसके जीवनचर्या जब आप बचपन आप पढ़ेंगे, में इस तारीख का बहुत महत्व है, क्योंकि इस तारीख को इफ़न के पिता बदली पर मुरादाबाद चले गए थे। अब उसको पूरे परिवार में, अपने शहर में फिर एक दोस्त मिला था। उसकी दादी उसके प्रति दादी की श्रद्धा थी, दादी उसे अच्छे से कहानी सुनाती थी, उसे अच्छा महसूस होता था वो मर गई हैं। अब बचा एक दोस्त इफ़न, जिसे वो अपनी दिल की बात बता सकते थे, वो भी क्या है वहाँ से चले गए। इसलिए उसने कसम खाई कि अब ऐसे वो नहीं करेंगे, तो इसलिए इस दिन का बहुत बड़ा महत्व था। इफ़न की दादी के मरने के बाद थोड़े ही दिनों बाद तबादला यानी बदली या स्थानांतरण हुआ था। जो इफ़न के पिताजी हैं, जैसे उनकी दादी मरी उसके कुछ दिन बाद ही, तो बड़ी मुश्किल से, तो अभी वो भाव तो भरा ही नहीं था जो दादी से उनको दुख हुआ था दादी की मरने से। ठीक है, और अब दोस्त भी चला गया, इसलिए टोपी और अकेला हो गया, वो पूरी तरह से अकेला हो गया। अब उसके पास कोई दोस्त ही नहीं है, क्योंकि दूसरे कलेक्टर ठाकुर हरिनाम सिंह के 3 लड़कों में से कोई उसका दोस्त ना बन सका, और जो दूसरे 3 लड़के थे, दूसरे कलेक्टर उनके बदले पे जो आए, उनसे उसकी दोस्ती ही नहीं हो पाई, इसलिए वो पूरी तरह से अकेला महसूस करने लगा। डब्बू बहुत छोटा था, बिल्लू बहुत बड़ा था, गुड्डू था तो बराबर का, परंतु केवल अंग्रेजी बोलता था। और यह बात भी थी कि उन तीनों को इसका एहसास था कि वे कलेक्टर के बेटे हैं। अब जो प्रवेश इफ़न का था वो इनका नहीं था। इनको इस बात का एहसास था कि इनकी जो क्लास है वो क्या है, समाज में थोड़ा ऊपर है, तो वो अपने जैसे ही माहौल में रहना चाहते थे। ठीक है, जैसे जो कैटेगराइज हम बोलते हैं कि समाज में जो वर्गीकरण है, स्तरीकरण है, वो भरपूर उनके अंदर भरा हुआ था।
ठीक है, क्योंकि जैसे आपने देखा कि पहले यही चीज़ टोपी के साथ उसके घर वाले कह रहे थे कि भाई तुझे कैसे लोगों के साथ दोस्ती कर दे, ऐसी गंवारों वाली भाषा बोल रहे हो, है गाँव वाली भाषा आप यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हो। तो ठीक ये भावना पहले से किन के अंदर थी? कलेक्टर साहब के बेटों के अंदर। किसी ने टोपी को मुंह नहीं लगाया, मतलब टोपी के साथ किसी ने बात नहीं करी। ठीक है, माली और चपड़ासी टोपी को पहचानते थे, इसलिए वह बंगले में चला गया। बिल्लू, गुड्डू और डब्बू उस समय क्रिकेट खेल रहे थे। डब्बू ने हिट किया, गेंद सीधे टोपी के मुंह पर आई। उसने घबराकर हाथ उठाया, गेंद उसके हाथों में आ गई। अब क्या हुआ, अचानक ऐसे क्रिकेट खेल रहे थे तो इस तरीके से अचानक बॉल किसकी तरफ आई? टोपी शुक्ला की तरफ आई। ठीक है, तो टोपी ने क्या कर दिया, अचानक उससे बॉल कैच हो गई। अब वहाँ जाने की इजाज़त इसलिए थी क्योंकि वो पहले भी आता था, तो उससे लगा कि भाई इनके भी इसके साथ क्या हो सकते हैं, दोस्ती हो सकती है। तो जब गेंद उसके हाथ में गई तो आउट दैट हेड माली अंपायर था, उसने उंगली उठा दी। वह बेचारा यह समझ सका कि जब आउट दैट का शोर हो तो क्या है, उंगली उठा देनी चाहिए। अब ये हेड अंपायर जी हैं, इनको सिर्फ इतना पता है कि अगर वहाँ फील्ड में या उनके बच्चे आउट क्या अपील करें तो क्या कर देनी है, उंगली उठा देनी, बस इतना ही उन्हें पता था, क्रिकेट के बारे में कुछ नहीं जानते थे। अब इस पे क्या हुआ, हु आर यू, डब्बू ने सवाल किया और टोपी ने कहा बलभद्र नारायण। हु इज़ योर फादर, तुम्हारे फादर के बारे में पूछा, सवाल आंसर दिया भृगु नारायण। ठीक है, तुम्हारे पिताजी क्या है। फिर बिल्लू ने अंपायर को आवाज़ दी, ई भृगु नारायण कौन है? एनी ऑफ आवर चपड़ासीज, क्या आप किसी और चपड़ासी का बेटा है क्या? नहीं साहब, अंपायर ने कहा, शहर के मशहूर यानी प्रसिद्ध दागदर है। कि वो नहीं बोल पा रहे थे डॉक्टर, है ना। यू मीन डॉक्टर, डब्बू ने सवाल किया। यस सर, हेड माली को इतनी अंग्रेजी आ गई थी। बट ही लुक्स सो कलमजी, यानी भद्दा, बिल्लू बोला। ये तो बड़ा इसका जो दिखने का जो मतलब लग नहीं रहा कि ये क्या है, किसी डॉक्टर का बेटा है ना। इसका पहनावा, इसका व्यवहार, इसका जो वेशभूषा है। ठीक है, टोपी अकड़ गया, यानी उसे गुस्सा आ गया, थोड़ा सा दिखाने लगा। अकड़ मतलब घमंड। तनी जवान संभाल कर बोलो, तुम्हें जवान संभाल कर बात करनी चाहिए। एक लपड़ यानी थप्पड़ में नीचे लगियो। तो उन्होंने अकड़ में कहा, बुरा लगा उसे, तो उसने कहा कि एक थप्पड़ मारूंगा तो नीचे गिर जाओगे। हु, हाउ यू। ठीक है, बिल्लू ने कहा, हाथ चला दिया, और उसने सीधे ऐसे कैसे बोल दिया, सीधे थप्पड़ मार दिया। टोपी लुढ़क गया, टोपी गिर गया। फिर वह गालियाँ बकता हुआ उठा, यानी अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए, परंतु हेड माली बीच में आ गया और डब्बू ने अपने अल्सेशियन को शुष्कार यानी कुत्ते को किसी के पीछे लगाने के लिए निलाले जाने वाली आवाज़, यानी किसी के पीछे छोड़ने वाली या बुलाने वाली या उसको ये ऑर्डर देने के लिए आवाज़ निकालना, और उसका जो कुत्ता था उसको उसके पीछे लगा देना। पेट में 7 सुइयाँ यानी भूखी यानी चुभी तो टोपी के होश ठिकाने आ गए, और फिर उसने कलेक्टर साहब के बंगले की ओर रुख यानी चेहरा नहीं किया, दोबारा जाने की कोशिश नहीं की। परंतु अब प्रश्न यहाँ खड़ा हो गया कि फिर आखिर वह करे क्या, उसे क्या करना है। घर में ले देकर बूढ़ी नौकरानी सीता थी जो उसका दुख दर्द समझती थी, तो वह उसी के पल्लू में चला गया, और सीता की छाया में जाने के बाद वह उसकी आत्मा भी छोटी हो गई। अब जिस तरीके से समाज में जो अमीर और गरीब, ऊंच नीच की जो भेदभाव वाली जो मानसिकता होती है, जैसे कि हमने पहले देखा टोपी शुक्ला के घर पे भी वही चल रहा था, लेकिन बाद में जब अपने फ़ायदे की बात हुई तब ये सब चीज़ भूल गई। तो अब ये नौकरानी के साथ भी सेम वही व्यवहार था, अब उसी के साथ ज़्यादा अपना समय बिताता था, उसका ध्यान रखता था। तो ये सब चीज़ें क्या लगी, उन्हें लगा कि ये क्या है, छोटा है, इसकी आत्मा छोटी है। ठीक है, सीता को घर के सभी छोटे बड़े डांट लिया करते थे,
टोपी को भी घर के सभी छोटे बड़े डांट लिया करते थे, इसलिए दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे, यानी दोनों एक दूसरे को समझने लगे, क्योंकि उसको भी डांटा जाता था, इसको भी कोई भी आके डांट सकता था, है ना। तो वो एक दूसरे के भावात्मक जो पक्ष होते हैं, तो वो बच्चे को ऐसा लगा कि ये सब इसको डांट रहे हैं, मेरे को भी डांट रहे हैं, तो हम दोनों क्या हो गए, एक जैसे हो गए। उसने ये चीज़ को ऐसे रीड कर दिया, टेक मत क्या करो बाबू, उसको कहा कि भाई गुस्सा मत करा करो। एक रात जब मुन्नी बाबू और भैरव का दाज यानी बराबरी करने पर वह बहुत पीटा, तो सीता ने उसे अपनी कोठरी में ले जाकर समझाना शुरू किया। अब एक दिन क्या करा उसने, जो उसके छोटे भाई और बड़े भाई थे, है ना, उनकी बराबरी करने की कोशिश करी। जैसे कि हमने पहले से देखा कि ये बड़ा सीधा और बिना उनके साथ कुछ भी बात करके या बहस नहीं करता था। आपने देखा कि सच होने के बावजूद झूठ के कारण दादी से, माता जी से पिट गया। तो एक दिन उसने कहा कि नहीं, वो भी क्या करेगा, इनसे बात करेगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों। ठीक है, इन भावना चलने लगी ना उसके अंदर कि भाई मेरे साथ अलग व्यवहार किया जाना। तो जो नौकरानी है उसे अपनी कुटिया में लेकर समझाएगा, टेक मत कर, गुस्सा मत करा कर, ये सब चीज़ें मत करा कर, झगड़ा मत करा कर। यह बात यह हुई थी कि अब क्यों ऐसा समझाना पड़ा। तो जाड़ों यानी ठंड के दिन थे। मुन्नी बाबू के लिए कोट का नया कपड़ा आया, भैरव के लिए भी नया कोट बना। टोपी को मुन्नी बाबू का कोट मिला। अब जो दोनों भाइयों के लिए नए कपड़े आए, नए कोट बने, लेकिन मुन्नी का जो कोट था ना, वो किसको दे दिया गया, टोपी को। कोट बिल्कुल नया था, हालांकि नया ही था, मुन्नी बाबू को पसंद नहीं आया, पर जो बनकर आया और मुन्नी ने उसे रिजेक्ट कर दिया, अभी मुझे पसंद नहीं है। अब नया था और इसलिए उसे किसे दिया जाने लगा, टोपी को दिया जाने लगा। तो फिर भी बना तो था उन्हीं के लिए, यानी वो कोट का जो साइज़ था, ये जो बना था, वो किसके लिए बना था, मुन्नी बाबू के लिए। तो था तो उतरन यानी किसी के द्वारा पहनकर उतारे हुए वे पुराने कपड़े जिनका उपयोग अब वह ना करता हो, है ना। तो यही है उत्तरन का मतलब, ठीक है, कि भाई उन्होंने उसका यूज़ किया, उन्हें पसंद नहीं आया, तो इसलिए अब वो उसे पहनने वाले नहीं, और ये टोपी के हिस्से में आया। टोपी ने वह कोट उसी वक्त दूसरी नौकरानी केतकी के बेटे को दे दिया। वह खुश हो गया। अब बच्चे ने तो खुश होने था, इतना अच्छा कोट अगर नौकरानी को मिलेगा, नौकरानी के बच्चे, तो बड़ा खुश हो गया। नौकरानी के बच्चे को दे जाने वाली चीज़ वापस तो ली नहीं जा सकती, इसलिए तय हुआ कि टोपी जाड़ा खाएगा। अब इसलिए गुनाह कर दिया कि भाई तूने इतना अच्छा कोट किसे दे दिया, नौकर के बेटे को दे दिया, तो अब तेरे लिए कोट बनेगा ही नहीं और तू जाड़ा खाएगा, मतलब ठंडी में रहेगा। हम जाड़ा ना खाएंगे, भात खाएंगे, टोपी ने कहा। अब दादी ने ऑर्डर दिया, तो उसने कहा कि मैं जाड़ा क्यों खाऊंगा, क्योंकि उसे ये बात समझ ही नहीं आ रही थी कि जाड़ा मतलब एक मुहावरा है, एक लोकोक्ति का प्रयोग किया जा रहा है कि भाई तुम्हें जाड़ा खाना है, मतलब ठंड में ही खाना है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो भात खाऊंगा, तुम जूते खाओगे, सुभद्रा देवी बोली। और सुभद्रा देवी ने उसके इस साहस को और क्या करा, अपमानित करते हुए कहा कि भाई इस तरीके से तुम जूते खाओगे, यानी तुम पिटाई खाओगे। आपको यो ना मालूम कि जूता खाया नहीं ना जात पहना जाता है। अब उसको समझ ही नहीं आया कि उसकी पिटाई की बात हो रही, तो उसने कहा कि नहीं दादी, आपको इतना नहीं मालूम कि जूता क्या है, खाया नहीं पहना जाता है। दादी से बदतमीजी यानी अपमान करते हुए अब दादी से जमान लड़ा दिया। मुन्नी बाबू ने गिड़गिड़ा कर कहा, यानी गुस्से में कहा, ताका हम इनकी पूजा करें। तो कहता है कि क्या हम इनकी पूजा करें, फिर क्या था, है ना। उन्होंने कहा कि भाई तुम दादी की बदतमीजी कर रहे हो, तो उसने कहा क्या मैं दादी की पूजा करूं क्या, है ना। वो तो उस भाव को समझ ही नहीं पा रहा था। तो फिर क्या था, दादी ने आसमान सिर पर उठा लिया, यानी पूरा हल्ला कर दिया वहाँ पर, है ना, शोर मचा दिया। राम दुलारी ने उसे पीटना शुरू कर दिया। फिर तो क्या होना था, फिर माता जी आ गए और पिटाई शुरू। तू 10वां में पहुँच गाइल बाड़, सीता ने कहा, और सीता ने उसे अपने रूम में ले जाकर ये सारी घटना समझा दी। अब ले जाकर कि भाई अब तो तू 10वें में आ गया है, इतना आसान नहीं है, अब तो तू 10वीं में आ गया है। सीता ने कहा तू ई दादी से टरवा के त ना चाहो, तुम्हें मतलब दादी से इसलिए टकराव यानी बदतमीजी नहीं करनी चाहिए,
क्यों बात करते हो, क्यों झगड़ा करते हो। किनो ऊण तोहरा दादी बजी, तुम्हारी दादी है, तुमसे बड़ी है, तुम्हें उनका क्या करना चाहिए, आदर सम्मान करना चाहिए। सीता ने तो बड़ी आसानी से ही कह दिया कि वह 10वीं में पहुंच गया, परंतु यह बात इतनी आसान नहीं थी। टोपी के लिए ये बात बहुत आसान नहीं थी, 10वीं पहुंचना वो जानता है। अब हम देखेंगे कैसे 10वीं में पहुंचने के लिए उसे बड़े पापड़ बेलने पड़े, यानी बहुत मेहनत करनी पड़ी। 2 साल तो वह फेल ही हो गया। 9वीं में तो वह सन 1949 ही में पहुंच गया था, परंतु 10वीं में वह सन 52 में पहुंच सका। ठीक है, 2 साल फेल हो गया। जब वह पहली बार, अब वो बता रहा है कि उस 10वीं में कैसे पहुंचा, है ना, इतना आसान नहीं था उसके लिए। जब वह पहली बार फेल हुआ, मुन्नी बाबू इंटरमीडिएट यानी माध्यमिक में फर्स्ट आई और भैरव छठे में। अब वो पहली बार 9वीं में फेल हो गया यानी 49 में, और ये दोनों भाई फर्स्ट डिवीज़न से पास हो गए। सारे घर ने उसे ज़बान की नोक पर रख दिया, यानी लगातार किसी की बात करना, लगा जुबान की नोक पर रखना, बार बार उसके बारे में बात करना। वह बहुत रोया। यह बात यह नहीं थी कि वह गाउदी यानी मूर्ख या मंदबुद्धि था, ऐसा नहीं था कि वो बच्चा कमज़ोर था, मंदबुद्धि था। वह काफ़ी तेज़ था, परंतु उसे कोई पढ़ने ही नहीं देता था। कारण कुछ और था, उसका फेल होने का मतलब ये नहीं है कि टोपी शुक्ला पढ़ने में अच्छा नहीं था। कारण ये था कि उसको समय ही नहीं मिलता था पढ़ने का। जब भी वह पढ़ने बैठता, मुन्नी बाबू को कोर्ट काम निकल आता, कोई ना कोई काम निकल आता, या राम दुलारी को कोई ऐसी चीज़ मंगवानी पड़ जाती जो नौकरों से नहीं मंगवाई जा सकती थी। यह सब कुछ ना होता तो पता चलता कि भैरव ने उसकी कॉपियाँ के हवाई जहाज़ उड़ा दिए, और अगर काम ना आए और बड़ा भाई भी कुछ काम ना दे तो फिर क्या, उसका छोटा भाई उसकी कॉपी फाड़ने का काम तो कर ही दे, हवाई जहाज़ उड़ाने। जब भी वो पढ़ने बैठा तो उसे समय ही ना मिले। अब बड़ों की बात है, माननी भी पड़ती थी उसको, है ना। पहली वो फेल हो चुका था तो और समस्या हो गई थी। दूसरे साल उसे टाइफाइड हो गया और दूसरे साल वो बीमार हो गया। तीसरे साल वह 3rd डिवीज़न से पास हो गया। यह 3rd डिवीज़न कलंक के टीके की तरह उसके माथे से चिपक गया। और अब जब क्लास, इस घर में सारे पढ़ने वाले बच्चे होते हैं तो समस्या क्या है, घर वालों सबको टॉपर चाहिए। भाई हर बच्चे की अपनी एक क्वालिटी है, अपनी एक क्षमता है उसकी, उसके अनुसार काम करेगा। लेकिन हम सबको क्या चाहिए, टॉपर चाहिए, है ना। तो समस्या है, अब उसको फिर क्या होना था कि वो कलंक सा हो गया। देखो सब पढ़ने वाले हैं, ये नौकरों के साथ रहता है, ये मंदबुद्धि है, कलंक है। परंतु हमें उसकी मुश्किलों को भी ध्यान में रखना चाहिए। हमें टोपी को गलत नहीं कहना चाहिए, फेल हुआ तो ये गलत नहीं, पहले उस क्यों फेल हो रहा है ये कारण जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पर बच्चों की स्वभाव को समझने का प्रयास किया गया है, क्यों वो ऐसा कर रहा है ये जानने का प्रयास किया गया है, क्योंकि पहले ऐसा नहीं होता था। अब तो यही हम करते हैं, बच्चों का प्रयास समझते हैं, लेकिन ये पहले की कहानी है। सन 49 में वह अपने साथियों के साथ था। अब उसकी प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहे हैं कि क्या क्या उसने प्रॉब्लम फेस करी। वह फेल हो गया, साथी आगे निकल गए, वह रह गया। सन 50 में उसे उसी दर्जे में उन लड़कों के साथ बैठना पड़ा जो उसले से पिछले यानी 8वीं में थे। अब उससे छोटी वाली क्लास में उसे बैठना पड़ रहा था जो उससे ऑलरेडी छोटे थे, तो ये भी उसके लिए एक प्रॉब्लम फेस करने, नया माहौल, सब लोग कह रहे हैं ये फेल हुआ, है ना, तो वो एडजस्ट नहीं कर पा रहा था अपने आप को। पिछले वालों के साथ एक ही दर्जे यानी कक्षा में बैठना कोई आसान काम नहीं है, और ये बहुत मोटिवेशनल चाहिए इस चीज़ के लिए ना। उसके दोस्त 10वीं में थे, वह उन्हीं से मिलता, उन्हीं के साथ खेलता। अपने साथ हो जाने वालों में से किसी के साथ उसकी दोस्ती ना हो सकी, है ना। वह जब भी क्लास में बैठता उसे अपना बैठना अजीब लगता, क्योंकि वहाँ उसके दोस्त ही नहीं बन पाए, है ना। वो जिनके साथ पढ़ता था उन्हीं के साथ, और बच्चे को ये माहौल मिलना चाहिए। उस पर सितम यानी जुल्म यह हुआ था कि कमज़ोर लड़कों को मास्टर जी समझाते तो उसकी मिसाल उदाहरण देते। अब जब भी कमज़ोर यानी वीक बच्चों को समझाने की कोशिश करते तो उदाहरण किसका दिया जाता, टोपी को दिया जाता, और वो बहुत उसे बुरा फील होता वहाँ पर। क्या मतलब है, शाम अवतार बलभद्र की तरह उसी दर्जे में टिके रहना चाहते हो क्या, है ना। राम या फिर मोहम्मद अली, अलग अलग बच्चों के नाम लेके और एग्जाम्पल बलभद्र की तरह कि भाई इसी क्लास में रहना है क्या।
सारा दर्जा हंस पड़ता और सब उस पर हंस पड़ते कि हाँ भाई जैसे होते ही है, उसकी मजाक बनने लगती। हंसने वाले वे लोग वे होते जो पिछले साल 8वीं में थे, और हंसते कौन? जो पिछले साल 7वीं में थे, यानी छोटी क्लास में थे। वह किसी न किसी तरह इस साल को झेल गया, परंतु जब सन 51 में भी उसे 9वें दर्जे में ही बैठना पड़ा तो वह बिल्कुल गीली मिट्टी का लोंदा, यानी गीली मिट्टी का पिंड हो गया। मतलब वो बिल्कुल टूट सा गया, बिखर सा गया वो, है ना, मायूस हो गया वो, क्योंकि अब तो 10वीं में भी कोई उसका दोस्त नहीं रह गया था। 8वीं वाले 10वीं में थे, 7वीं वाले उसके साथ। उनके बीच में वह अच्छा खासा बूढ़ा दिखाई देता था। वह अपने भरे पूरे घर की ही तरह अपने स्कूल में भी अकेला हो गया था। मास्टरों ने उसका नोटिस लेना बिल्कुल ही छोड़ दिया, मतलब उस पर ध्यान देना ही बिल्कुल छोड़ दिया। कोई सवाल किया जाता और जवाब देने के लिए वह भी हाथ उठाता तो कोई मास्टर उससे जवाब ना पूछता, यानी कोई उससे पूछता ही नहीं, उसको बिल्कुल इग्नोर करने क्लास में उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया जाने लगा, है ना। तो वो बड़ा निराश होने लगा। परंतु जब उसका हाथ उठता ही रहा तो एक दिन अंग्रेजी साहित्य के मास्टर साहब ने कहा, 3 वर्ष यानी 3 साल से इसी किताब पढ़ रहे हो, तुम्हें तो सारे जवाब जुबानी यानी मौखिक रूप याद हो गए होंगे। इन लड़कों को अगले साल हाई स्कूल का इम्तहान यानी परीक्षा देना है, तुमसे क्या पार साल यानी आने वाले साल पूछ लूँगा, ठीक है। तो मतलब इस तरीके से उसके साथ अलग ही व्यवहार होने लगा। वो पहले ही परेशान, उसकी बात कोई समझ ही नहीं रहा था, है ना। टोपी इतना शर्माया कि उसके काले गाल काले रंग लाली दौड़ गई, है ना। तो उसका जो चेहरा था वो इतना शर्मिंदा अपने आप को महसूस कर रहा था कि उसका काला चेहरा भी लाल सा हो गया गुस्से से, है ना। और जब तमाम यानी सभी बच्चे खिलखिलाकर हंस पड़े तो वह बिल्कुल मर सा गया। और जब उस पर सब हंस रहे थे तो वो जैसे अंदर से टूट सा गया, मर सा गया वो पूरी तरह से। जब वह पहली बार 9वीं में आया था तब वह भी इन्हीं बच्चों की तरह बिल्कुल बच्चा था और हंसता था, खेलता था। फिर उसी दिन अब्दुल वाहिद ने रिसेस यानी लंच स्कूल में दोपहर के भोजन का समय में वह तीर मारा कि टोपी बिल्कुल बिलबिला उठा, यानी बहुत अधिक गुस्से में आया। वाहिद क्लास का सबसे तेज लड़का था, मॉनिटर यानी मुखिया भी था, और सबसे बड़ी बात यह था कि वह लाल तेल वाले डॉक्टर सुरफुद्दी का बेटा था, ठीक है। वो नीले तेल वाले और ये लाल तेल वाले। तो उसे बहुत गुस्सा आ गया। उन्होंने मजाक किया, मुखिया था तो इसलिए मजाक किया उससे। तो उसने कहा, बलभद्र, क्या कहा उस लड़के ने, अबे तू हम लोगन में क्या घुसता है, नहीं हमारे बीच क्यों आता है, क्यों बैठता है। 8th वालन से दोस्ती कर, तुझे क्या करना चाहिए अपने पीछे 9th में, तो 8th वालों से क्या करनी चाहिए, दोस्ती करनी चाहिए। हम लोग तो निकल जाएंगे, बाकी तुम्हें तो इन्हीं सवन के साथ रह को हुए, तुम्हें तो इन्हीं के साथ रहना है। यह बात टोपी के दिल के आर पार हो गई और उसने कसम खाई कि टाइफाइड हो या टाइफाइड का बाप, उसे पास होना। उसने कहा चाहे कुछ भी हो जाए। वो बात उसे चुभ गई, बहुत टूट गया वो, और उसने अब वादा किया कि अब वो यहाँ नहीं रहेगा, अब उसे आगे निकलना है। परंतु बीच में चुनाव आ गए। डॉक्टर भृगु नारायण नीले तेल वाले खड़े हो गए चुनाव में, ठीक है। अब जिस घर में कोई चुनाव के लिए खड़ा हो उसमें कोई पढ़ लिख कैसे सकता है। आपको पता है चुनाव वाला घर है तो बहुत शोर शराबा है ना। कसम तो खा ली लेकिन पढ़ने का समय नहीं, घर में आवत जावत चल रही है। वह तो जब डॉक्टर साहब की जमानत जब्त हो गई
तब घर में जरा सन्नाटा यानी शांति हुआ और टोपी ने देखा कि इम्तिहान सर पर खड़ा है। अब पूरा समय ऐसे ही बीत गया चुनाव के चक्कर प्रचार में, और जब वो हार गए, पिताजी की जब्त जमानत हो गई, तो फिर शांति मुरझा गई सब। तो फिर देखा कि उसके सर पर क्या है, एग्ज़ाम होने वाला है। इस तरीके से वह पढ़ाई में जुट गया, परंतु ऐसे वातावरण में क्या कोई पढ़ सकता है, इसलिए उसका पास ही हो जाना बहुत था। और इस तरीके का वातावरण जिसके साथ स्कूल में इस तरीके से, घर में इस तरीके से, तो उसका क्या हालत है वो आप देख सकते हैं, पढ़ना कितना मुश्किल है। वाह, दादी बोली, भगवान नजरे बंद जो किसी स्थान पर क्या रखता है, निगरानी के लिए रखा जाता हो, उसे जैसे निश्चित सीमा के बाहर जाने की आज्ञा न हो, नजरे से बचाए, मतलब इसको किसी की नज़र न लगे। रफ्तार अच्छी है, तीसरे वर्ष तीसरे दर्जे में पास हो तो गए, किसी तरीके से भाई पास तो हो गए, मतलब उसकी मजाक बनाने लगे। ठीक है, धन्यवाद। तो इस जो पार्ट है इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि भाई देखिए, हमें हमेशा अपने घर में जो माहौल है वो एक स्वतंत्र वातावरण बनाना है, जिसमें बच्चा अपनी बात रख सके, अपनी बात को कह सके, है ना। इस तरीके का माहौल हमें समझना चाहिए। और हमें यहाँ पर जो सामाजिक में धर्म, जाति और सामाजिक स्टेटस के रूप में जो हम भेदभाव की भावना जो बच्चों को दिमाग में जो भरते हैं वो नहीं होना चाहिए, उसे स्वतंत्र वातावरण देना चाहिए। और साथ ही साथ बच्चों की प्रॉब्लम को सबसे इम्पॉर्टेंट रूप से हमें समझना चाहिए, ताकि आने वाले जब आप इन चीज़ों को समझेंगे तो हमेशा बच्चों को भी यहाँ पर आगे आकर अपनी बात अपनी मम्मी पापा और सबसे कहनी चाहिए, ताकि उनकी प्रॉब्लम को समझा जा सके। उम्मीद करता हूँ आपको बेहतर समझ में आया होगा। धन्यवाद।